Good morning, everyone. So, this is our last lecture before our internal exams. Let me know if you have any doubts or any query. We can discuss that, and उसके बाद we can continue with our discussion. Or else, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में, if you find any difficulties or any doubts, you can ask at that time as well. किसी को कोई डाउट है इंटरनल्स को लेके? Everything is clear, right? So, लास्ट टाइम वी आर डन विद यूनिट 2 एंड आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे. यूनिट 3 बेसिकली टॉक्स अबाउट आर्किटेक्चरल डिजाइंस. बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एक पूरा डिजाइंस एंड उसके अंदर वापस सब टाइप्स के डिजाइंस आएंगे. मतलब एक पूरा एक बड़ा सा ब्लूप्रिंट बनेगा एंड उसके बाद में अलग अलग लेवल पे डिफरेंट डिजाइंस आर एप्लीकेबल. फॉर डेटाबेस के लिए अलग डिजाइंस होंगे. देन आपका सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है उसके लिए अलग डिजाइन्स रहेंगे. एंड सेम वे जो हम लोग को डेवलपमेंट्स करना है, फॉर दैट वी हैव डिफरेंट डिजाइन्स. सो कौन से वो समझते हैं. As you can see, it is given a software design process where based on the requirement specifications हम लोग दो टाइप के डिजाइन्स बनाएंगे. एक तो आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बन जाएगा, है ना. एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि वो अप्रोक्स ऐसा कुछ लगेगा, और एक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स रहेंगे. अब आर्किटेक्चरल डिजाइन्स के बेस के ऊपर हम लोग, मतलब ये जो ब्लूप्रिंट है उसके बेस के ऊपर हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर ऊपर से कैसा लगेगा वो चेक करने का ट्राई करेंगे. एंड देन उसको हम लोग वापस कंबाइन करेंगे विद द एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन. सो अब इसका बेनिफिट क्या होगा. अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, तो इसका बेनिफिट क्या होगा वो हम लोग समझते हैं. सो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन का मतलब क्या हो गया कि ऊपर ऊपर से हम लोगों ने कोई एक बेसिक डिजाइन बना के रखा है. एंड उससे आप जब एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाने की ट्राई करेंगे तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा. फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स या डिजाइन्स जो है जिसमें हम लोग बताएंगे कि ओके आपका प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोगों ने पार्टीशन कैसे किया है, एंड बाकी के पॉइंट्स आएंगे, वैसा आएगा. सो मैं अगर यहाँ पे लोग एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे होंगे. एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू फेच सम इंफॉर्मेशन अबाउट सम हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी. जो हम लोग व्हेन वी ट्राई टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर, so we try to abstract the hidden complexity which is present on your system or on your software or the software which we are trying to develop. तो एक तो आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन रहेगा, बराबर है, जिसमें हम लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट्स मिले उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने एक बेसिक लेआउट बनाया, और उसके बेस के ऊपर आपका ये पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर बनेगा. मतलब टोटल कितने मॉड्यूल्स ये वो सब रहेंगे, वो कंबाइन हम लोग ये सिस्टम आर्किटेक्चर बनाएंगे. बट विद दिस हम लोग यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर इफ देर आर सम हिडन रिक्वायरमेंट्स जो अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या कॉम्प्लेक्सिटी है जो अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बट आगे वो हो सकता है. जैसे मैनी ए टाइम वी से कि हम लोग अगर कोई एक रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लेक्सिटी इतना समझ में नहीं आएगा, बट जब अगर हम लोग उसको डेवलप करेंगे देन यू विल फाइंड कि देयर इज सो मच कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन रिजल्ट ऑटोमेशन या रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर, वेयर एज पर द कोर्सेस हर एक के अलग अलग कोई ना कोई सब्जेक्ट्स पैटर्न इवेल्युएशन पैटर्न होगा. जैसे आप देखो कि इन बी एस सी आई टी वी हैव
practical exams. Then BMM या BMS में we don't have any such practical exams. वहाँ पे evaluation pattern अलग रहेगा. Then same way, if we have junior college, तो junior college में आप देखो कि science का evaluation pattern अलग रहेगा compared to commerce, and same way कॉमर्स का इवैल्यूएशन पैटर्न अलग रहेगा कंपेयर टू आर्ट्स. सो हर किसी के लिए आपके जो रिजल्ट जनरेशन या रिजल्ट ऑटोमेशन के एल्गोरिदम्स या लॉजिक रहेगा उसमें डिफरेंस आएगा. सो बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज वी आर इवेल्युएटिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स. वो आपका एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन हो गया कि जहाँ पे दैट इज द हिडन सम हिडन कॉम्प्लेक्सिटी which was not defined. What we got from a user that we want and result generation or result automation system. अब ये आपको समझना है कि वो रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम या रिजल्ट जनरेशन सिस्टम जो है उसमें हर एक कोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स आपको प्लान करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन विच वी आर जनरेटिंग their result with respect to university criteria. अब वो यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी देखना पड़ेगा. एंड आप देखो कि अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता कभी है जब वी हैव सम स्टूडेंट. नॉर्मली हम लोग जो एल्गोरिदम या लॉजिक लिखेंगे उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, whenever student clears one semester promote that student to next sem. अब there are some complex issue कि any one student we have who cleared sem 3 and 4 but उसके sem 1 के कुछ subjects are still pending. Then as per the university rule you supposed to hold that student, yeah, you supposed to give a drop to that student uh, before that student goes to TY. Then अगर if some student clear sem 5 and sem 6 लेकिन उसका sem 3 या sem 4 का कोई एक KT is still pending, that means we should not provide, we supposed to hold that student's result. आपको उसका रिजल्ट उसको प्रोवाइड नहीं करना है. सो अगेन दैट इज समथिंग. अब ये सेम वे में हम लोग अगर बात करेंगे कि अगर BSc है तो उसमें आप थियरी, प्रैक्टिकल एंड इंटरनल ये तीनों में अलग अलग KT असाइन कर सकते हैं. बट अब कोई एक सब्जेक्ट्स रहेंगे, कोई स्ट्रीम्स रहेंगे, कोई कोर्सेज रहेंगे वेयर वी डोंट हैव प्रैक्टिकल्स. सो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल्स में KT प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं. तो उस वहाँ पे ये इवेल्यूशन पैटर्न आएगा ही नहीं. वहाँ पे अगेन इवेल्यूशन पैटर्न जो है वो आपका चेंज हो जाएगा. गेटिंग? सो एक बेसिक सॉफ्टवेयर दैट इज आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसके बेस के ऊपर कैसा हम लोग का सिस्टम आर्किटेक्चर होगा, सब हिडन कॉम्प्लेक्सिटी, एंड फाइनली वी फाइंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जिसके बेस के ऊपर इंटरफेस डिज़ाइन बनेंगे. और ये जो इंटरफेस डिज़ाइंस बने उसके बेस के ऊपर आपको पता चलेगा कि इंटरफेस में क्या क्या पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है. देन उसके बेस के ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे हम लोग, छोटे छोटे पार्ट जो वो सॉफ्टवेयर के आपको हेल्प करेंगे. उसके लिए उसके स्पेसिफिकेशंस कि हाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगे ये कंपोनेंट्स डेवलप करने के लिए. देन उसके बेस के ऊपर हम लोग उसका एल्गोरिदम मेंशन करेंगे. जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं उसका डिज़ाइंस बनेगा. और वो एल्गोरिदम्स जो हम लोग लॉजिक डेवलप करेंगे उसके अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस रहेंगे तो वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम वो यहाँ पे आ गया. तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या होगा मैंने आपको बता दिया. एंड यहाँ पे अभी क्या बोला है देखो, एन अर्ली स्टेज ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस जिसको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं, जो लिंक बनाएगा बिटवीन द स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन प्रोसेस. तो इससे क्या होगा कि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं कि नहीं. स्पेसिफिकेशंस मतलब द रिक्वायरमेंट्स, और उसको हम लोग डिज़ाइन प्रोसेस के साथ लिंक करेंगे तो वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं. कहीं पे अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हम लोगों को चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर वापस क्लाइंट से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी. ये हम लोग को यहाँ पे समझेगा. एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर क्या है? स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर मतलब जो भी लोग आपके प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व है इनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. तो स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन होगा, सिस्टम एनालिसिस होगा और लार्ज स्केल यूज हम लोग कर पाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे हम लोग
अलग अलग मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के लिए सपोज सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, तो उसमें से मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोरो कर सकता हूँ. आई कैन री यूज दैट. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव इज आर्किटेक्चर एंड सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स. सो उसमें अब ये तो बेसिक से पॉइंट्स है. मेंटेन द परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी. तो अब ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सिंपल है. आर्किटेक्चरल कन्फ्लिक्ट. अब कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. तो यूजिंग द लार्ज कंपोनेंट्स improve performance but reduce the maintainability. अब यहाँ पे ये पॉइंट का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस मतलब मैं जैसे जैसे सिस्टम को और बेटर बनाऊंगा और स्मूथ बनाऊंगा और यूजर फ्रेंडली बनाऊंगा, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में आप जब मेंटेनेंस पार्ट में जाएंगे ये सॉफ्टवेयर के, तो आपको मेंटेनेंस में वही एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे, और मतलब कम आपके एफर्ट्स जो है वो वहाँ पे कम लगेंगे. अगर मैंने मेंटेनेंस मतलब ये जो सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पे अगर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, आपके कहीं कहीं पे सिस्टम्स जो है अभी भी वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें आज स्टिल प्रेजेंट है, या फिर यूज़र फ्रेंडली नहीं है बहुत सारे फंक्शंस, तो देन अगेन क्लाइंट के साइड से कंप्लेन आएगा, और they will again ask us to change something, modify something. So आपने अगर पहले से ही परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करके कंपोनेंट्स को अगर बहुत प्रॉपरली आपने मेंटेन किया है, उसका इंटरफेस आपने बहुत सिंपल एंड स्मूथ रखा हुआ है, तो क्या होगा, मेंटेनेंस में आपके ये सारे एफर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे. देन उसके आगे क्या बोला है, इंट्रोड्यूसिंग रिडंडेंट डेटा. रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा. अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन वी इंट्रोड्यूस द redundant or a duplicate data, it improves the availability but makes security more difficult. Like we what we perform in our database as well, कि हम लोग redundancy eliminate करते हैं database में से. अब redundant data अगर रहेगा तो आपका डेटा जो है वो अवेलेबल तो रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, I have created 2-3 copies of the same table. Now, there are multiple people who can access the same table from multiple locations. तो उसमें क्या होगा बेनिफिट, कि जब वो मल्टीपल लोकेशन से ये सेम टेबल एक्सेस कर रहा है, अब आपने उसके मल्टीपल कॉपीज बनाया, तो अब जब मुझे ये टेबल को अपडेट करना है, स्टिल आई वांट टू अपडेट द डिटेल्स एट मल्टीपल लोकेशंस. एंड इफ आई वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम दिस टेबल, तो वो भी आपको मल्टीपल लोकेशन से डिलीट करना पड़ेगा. आप एक ही लोकेशन से ये सारे ऑपरेशंस नहीं कर सकते. एंड अगेन प्रॉब्लम क्या होगा, सपोज अगर मैंने कोई एक लोकेशन से आई हैव डिलीटेड दिस डेटा एंड दूसरी लोकेशन से मैं डिलीट करना भूल गया, नाउ द मल्टीपल रिकॉर्ड्स या डुप्लीकेट टेबल्स आपके जो है उसमें मिसमैच होगा. किसी में आपको 100 रिकॉर्ड्स दिखेंगे, किसी में 101 या 99 रिकॉर्ड्स दिखेंगे. देन सेम वे, सपोज अगर मैं किसी के डिटेल्स अपडेट कर रहा हूँ, लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड वी हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा. तो अभी मैंने एक टेबल में मोबाइल नंबर अपडेट किया, दूसरे में नहीं किया, तो क्या हुआ, द इंटीग्रिटी इज ऑल्सो लॉस्ट. तो यहाँ पे सिक्योरिटी और डिफिकल्टी ज़्यादा बढ़ सकता है. अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज कभी कभी भी वो जो टेबल्स है उसके ऊपर लोड क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज एट अ टाइम मल्टीपल पीपल आर एक्सेसिंग देम, है ना. देन उसके आगे अगर आप देखेंगे, लोकलाइजिंग सेफ्टी related features using usually means more communication, so upgrade the performance. जो भी सॉफ्टवेयर रहेंगे, दैट सॉफ्टवेयर शुड बी लोकलाइज्ड, मतलब वहाँ के लोगों के हिसाब से, वहाँ के टेक्नोलॉजी टर्म्स के हिसाब से वी सपोज टू ऐड अ लोकल फीचर्स, जिससे पीपल कैन स्मूथली यूज इट. देन उसके आगे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट इज सिस्टम डिकम्पोजिशन. डिवाइड योर सिस्टम और डिकम्पोज इट इन स्मॉल पार्ट्स, या सब सिस्टम्स बनाएंगे. एंड ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, हाउ दे गोइंग टू इंटरैक्ट, मतलब हम लोगों ने जैसे समझा था, द सिस्टम और सॉफ्टवेयर विल बी डिवाइडिंग
into small components. अब वो जो स्मॉल कंपोनेंट्स है, वो स्मॉल कंपोनेंट्स जो है वो आपके मॉड्यूल्स रहेंगे या सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं, तो वही हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डिकम्पोज करना है, जहाँ पे आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंड वंस द डिवीजन इज डन, उसके बाद में देन आप ये सारे जो सिस्टम्स है उसको आप आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर फोकस करेंगे। So the same thing is applied here as well, as you can see. Uh, Concern with decomposition system into interacting with the subsystems. Architectural design normally expressed as the block diagram, जहाँ पे हम लोग ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा रहेगा वो बताएंगे, ओवरव्यू बताएंगे। एंड उसके आगे नेक्स्ट इज हाउ दिस सब सिस्टम कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। शेयरिंग डेटा मतलब दे कैन सेंड और रिसीव सम डेटा, हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, डिस्ट्रीब्यूट सम डेटा, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नाउ एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक वी हैव अ एग्जांपल ऑफ पैकिंग रोबोट सिस्टम। अब यहाँ पे ये पैकिंग रोबोट सिस्टम क्या बता रहा है, देखो, if you notice it carefully, एक बार ध्यान से पढ़ो। I'll give you 1 minute टाइम, then we'll discuss। एक बार ध्यान से देखो। As you can see, or you must have noticed, we have some vision system। मतलब कुछ एक सिस्टम या एक पूरा पैटर्न आपको बनाना है। उसके लिए आपने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए। अब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइफिकेशन में हम लोगों ने क्या बोला, दे आर गोइंग टू बी आर्म कंट्रोलर या ग्रिप कंट्रोलर रहेगा। क्योंकि आपका मतलब जो रोबोट है उसका आर्म कितना स्ट्रेच होगा, कहाँ तक हम लोग उसको वापस ला सकते हैं, कहाँ तक हम लोगों को कोई प्रोडक्ट को उठा के रखना है, ये हम लोग देखेंगे। और दूसरा, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसका जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग होगा या लाइट होगा। जैसे इफ आई से दैट रोबोट टू जस्ट लिफ्ट अ प्लास्टिक बॉटल, तो जो ग्रिप है वो बहुत हल्का रहेगा। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग कोई मेटल का कोई एक चीज अगर आपको उठाना है, देन वही सेम ग्रिप जो है वो उसका प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे वो दिया है। देन उसके आगे क्या दिया आपको, पैकेजिंग सिस्टम, जहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ओके, वंस वी आर डन विथ दिस ग्रिप कंट्रोलर एंड एवरीथिंग, आपके जो भी प्रोडक्ट्स है आप पैक करेंगे और उसको कन्वेयर बेल्ट क्या होगा, जहाँ से आपके प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली स्मूथली वो मूव होके फाइनली जो डिलीवरी पॉइंट्स है वहाँ पे चले जाएंगे। दैट्स अ कन्वेयर बेल्ट। अब यहाँ पे बॉक्स में आपको बेसिक डायग्राम क्या दिया है, वी हैव अ एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम दैट डू नॉट शो द नेचर ऑफ कंपोनेंट और रिलेशन, है ना। अब यहाँ पे कैसे कौन से सॉफ्टवेयर क्या यूज करना पड़ेगा, विच सेंसर्स वी सपोज टू अप्लाई, ये कुछ यहाँ पे विजिबल नहीं है ना। और यहाँ पे एक कम्युनिकेशन होगा स्टेक होल्डर्स एंड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम आपको चाहिए। लेकिन ये सिस्टम के बेस के ऊपर उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है वो हम लोगों को इजीली समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको इसका डिटेल डिजाइन बनाना पड़ेगा। सो that is why we have something which is called as architectural design decisions। आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजंस में आपको क्या बोला है, देखो, दिस आर द क्रिएटिव प्रोसेस, सो दैट प्रोसेस डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम बीइंग डेवलप्ड।
आपका रोबोटिक सिस्टम है, इंडिविजुअल वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, या फिर कोई एक सिक्योरिटी टाइप ऑफ सिस्टम है, तो उसके हिसाब से आपके जो डिजाइन्स है उसको डेवलप करने का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, बराबर है। सो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉमन डिसीजंस स्पैन ऑल डिजाइन प्रोसेसेस। अब यहाँ पे आपको सर्टेन डिफरेंट टाइप्स दिए, वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, देन एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होगा, प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर होगा एंड रेफरेंस आर्किटेक्चर होगा। तो वी हैव डिफरेंट थिंग्स लाइक जो हम लोगों का सब सिस्टम जो बनेगा, एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर को जब हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डेवलप करने की ट्राई करेंगे, सो एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। that means the same software will be using at multiple branches, multiple offices, so that is the distributed one. And again वहाँ पे जैसे आप देखो कि we have a bank का software, so we have one single software only, लेकिन उसको हम लोगों ने distribute किया है, the database which is there on the centralized server, that is also being distributed। तो उसका मतलब क्या होगा, if I am at Borivali branch तो उसके डेटा आपको mainly accessible रहेंगे, एंड इफ आई एम एट अंधेरी और बैंड्रा और दादर ब्रांच तो उसके डेटा आपको एक्सेसिबल रहेंगे, है ना। तो प्लेस टू प्लेस जो एक्सेसिबिलिटी लेयर है उसमें चेंजेस रहेंगे। देन एप्लीकेशन वो तो सेम है। प्रोडक्ट लाइन एज पर द सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, आपके सर्टन जो प्रोडक्ट है या आपका जो सर्टन जो सॉफ्टवेयर है उसमें यहाँ पे वापस अपडेशंस आएंगे। रेफरेंस, वी कैन टेक द रेफरेंस ऑफ सम अदर बैंक जिन्होंने ऐसे सेम सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली डेवलप करके रखे। देन नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग अभी ये जो भी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके साथ में वी अगेन सपोज टू ऐड रिपोजिटरी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनेगा, है ना, लेयरिंग बनेंगे क्योंकि कौन से लेयर पे क्या पॉइंट्स रहेंगे वो सब आएगा। वो बेसिक आपको दिया हुआ है। आउटलाइन, आउटलाइन में हम लोग क्या बता रहे हैं, विल ट्राई टू रीयूज द आर्किटेक्चर, जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो है उनके आर्किटेक्चर को हम लोग रीयूज करेंगे। कोई एक स्पेसिफिक हम लोग के पास मार्केट में कोई सिस्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनका जो आर्किटेक्चर है उसका हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं, जिसके बेस के ऊपर एक प्रोडक्ट लाइन हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि कहाँ पे हमको क्या चीज बनाना है, कहाँ पे कैसे उसको लिमिट करना है, वो सेम पॉइंट्स आ गए। अब आर्किटेक्चर रीयूज, ऊपर जो आपको पॉइंट्स दिए उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चर रीयूज मींस सिस्टम्स इन द सेम डोमेन। लाइक अगर मैं कॉलेज के लिए ही सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, प्रीवियसली भी मैंने कोई दूसरे कॉलेज के लिए बनाया था, तो वो क्या हो गया, उनका डोमेन इज द सेम, है ना। यहाँ पे भी मैं कॉलेज के लिए बना रहा था, वहां पे भी मैं कॉलेज के लिए बनाऊंगा। सो द डोमेन ऑफ दिस बोथ सिस्टम्स आर सेम, सो वो टाइम पे आपके सर्टन फीचर्स तो कॉमन ही रहेंगे। इफ आई डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर हॉस्पिटल, तो अब वहां पे जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट होंगे वो चेंज होंगे, बट बाय डिफॉल्ट वहां पे डॉक्टर, नर्स, एक मेडिकल स्टोर या फिर एक मेडिकल एंड उसकी कोई सप्लायर्स, ये कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कसिंग। systems in the same domain often have similar architecture that reflects domain concepts. Now, application product line are built around core architecture with variants that satisfy particular customer requirements. Now, application architecture हम लोग आगे देखेंगे, वो अभी यहाँ पे नहीं है। So, architectural models आपको क्या बोला है, we have static structural model, आपके जो भी मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स रहेंगे वो ये वाले रहेंगे। उसके आगे डायनेमिक रहेंगे, दैट शोज द प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। अब याद रखो, स्टैटिक आर्किटेक्चर में आपका मेन लॉजिक, मेन डेवलपमेंट पे क्या एफर्ट्स रहेंगे वो यहाँ पे आएगा। देन यूजर्स, हाउ यूजर्स आर गोइंग टू यूज योर सिस्टम, है ना, उसमें आपके क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इंटरफेस मॉडल, देन रिलेशनशिप मॉडल, अगर हम लोग मल्टीपल डेटाबेसेस से, अगर देखो यहाँ पे डेटा फ्लो बोला है, सो अगर मल्टीपल ब्रांचेस से अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करके कहीं सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में स्टोर कर रहे हैं, या वो सेंट्रल डेटाबेस से अगर हम लोग डेटा
बाकी सबको अगर देंगे तो वो टाइम पे कैसे वर्कआउट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कैसे होगा, लाइक हम लोगों के सब सिस्टम्स है एंड वो जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो टाइम पे हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट और हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एन एक्सेस टू ऑल सच कंप्यूटर्स, एंड वो भी उनके अकाउंट्स या उनके लेवल के हिसाब से वो डेटा को आपको रिस्ट्रिक्ट करना, वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में नेक्स्ट वी हैव दैट इज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या बोला, आर्किटेक्चरल डिजाइंस, एक जेनरिक मॉडल बनेंगे, बराबर है, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि वी सपोज टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द सिंप्लिसिटी। आपका सिस्टम जितना सिंपल रहेगा उतना, अब याद रखो आपने इंटरनली कॉम्प्लेक्सिटी कितना क्रिएट किया है उससे मतलब नहीं है, आप वो सिस्टम को कितना सिंपल वे में बता सकते हो उतना वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और आपके क्लाइंट्स उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे। सो बहुत सारे लार्ज सिस्टम्स जो रहते हैं वो हेट्रोजीनियस रहते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब 10 अलग अलग टेक्नोलॉजी कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग एक कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लाइक एक कोई फंक्शन अगर मैं बना रहा हूँ तो वो मुझे वेबसाइट पे भी बनाना पड़ेगा, same I supposed to update on Android app, same I supposed to update on iOS app, that is the heterogeneous। तो एक सिंगल आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो नहीं होता, याद रखो। सिंगल आर्किटेक्चर स्टाइल का मतलब क्या हो गया कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट अ वेबसाइट। हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि वी हैव अ वेबसाइट, उसी का सेम मोबाइल ऐप भी है, और वो अब मोबाइल ऐप दो अलग प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट हो रहा है, वन इज ऑन एंड्रॉयड एंड सेकेंड इज ऑन iOS। तो आपको जब कभी चीजें अपडेट अगर करना है तो आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, वो सेम अपडेट शुड बी एप्लीकेबल एट दिस टू प्लेसेस एज वेल, है ना। हाउ योर सिस्टम बिहेव्स व्हेन वी आर यूजिंग सम फंक्शन ऑन अ वेबसाइट, एग्जैक्टली सेम पैटर्न शुड बी एप्लीकेबल ऑन मोबाइल ऐप एज वेल। आप देखो कि आप जब नाउ यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि आप जब फेसबुक यूज कर रहे हैं, सो आपने वेबसाइट के ऊपर यू हैव ओनली वन वेबसाइट ऑफ अ फेसबुक, but when it comes to mobile app, for the better performance they provide multiple Facebook applications, mobile applications, like one is there only for a specific chatting purpose। सो आपको फेसबुक से अगर किसी कोई मैसेज कर रहा है आप उनको रिप्लाई कर रहे हैं, सो फॉर अ स्मूथ कम्युनिकेशन दे फेसबुक हैज प्रोवाइडेड अ डिफरेंट चैटिंग एप्लीकेशन। अब वेबसाइट के ऊपर ऐसा नहीं है। देन इफ वी आर ओनली ब्राउजिंग द कंटेंट ऑन द फेसबुक, सो उसके लिए आपके पास फेसबुक का अलग से मोबाइल ऐप है वेर यू कैन जस्ट चेक, you can find you can view other status videos, you can like comment on that, और वो बाकी के टाइम पास। so that means as you can see कि heterogeneous या architectural style में difference कैसे हुआ, they have provided at this complexity level also they have reduced the complexity। कैसे complexity reduce किया, अगर जैसे वेबसाइट पे एक बड़ा सा वेबसाइट था उतना ही बड़ा सा अगर मोबाइल ऐप भी बनाते थे, देन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ जाता था, कंफ्यूजन बढ़ जाता था, उसको मेंटेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। एंड एक छोटे से मोबाइल पे अगर आपको इतने सारे फंक्शंस मिलेंगे, यू कैन जस्ट इमेजिन कि द सेम फेसबुक टाइप का वेबसाइट इफ वी हैव ऑन मोबाइल ऐप, तो आपके पास लैपटॉप के ऊपर बहुत सारे स्पेस होता है, ऑप्शंस रहते हैं फ्रॉम वेयर वी कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट फंक्शंस और ऑप्शंस। लेकिन मोबाइल पे आपका इतना स्पेस नहीं है, तो आपको मोबाइल पे चीज़ों को कंप्रेस करना है और होगा उतना शॉर्टकट वे में चीज़ों को बताना है। तो अब फेसबुक ने ये एनालाइज करके खुद से ही क्या किया, दो एप्लीकेशन में डिवाइड कर दिया, वन इज द चैटिंग वन, सेकेंड इज द the other one that is the main Facebook application। अब यहाँ पे अगर मैं अपने Facebook application पे अगर कोई suppose I have updated something on my Facebook page, main account, अब उसमें से कोई मुझे डायरेक्टली चैटिंग पे पिंग कर सकता है कि ओके द थिंग विच यू हैव अपडेटेड आर गुड बैड और सम अदर कमेंट्स ऑन दोज, है ना। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल हियर। तो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला, रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रेटेजी दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द सिस्टम। थ्री आर्किटेक्चरल स्टाइल्स रहेंगे, एक शेयर्ड डेटा होगा,
ऑफ कोर्स ये हम लोग को पता है। ये रिपोजिटरी का मतलब है डेटाबेस हम लोगों ने जो बनाया वो रहेगा, तो उसका हम लोग क्या स्टाइल रहेंगे। देन सर्विसेज शेयर होंगे या सर्वर्स भी शेयर होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स या लेयर्ड आर्किटेक्चर रहेगा जहाँ पे हम लोग हिडन कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करके उसको और सिंपल वे में डेवलप करने का ट्राई करेंगे। रिपोजिटरी मॉडल क्या बोला है, दिस आर द सब सिस्टम मस्ट एक्सचेंज डेटा। द सब सिस्टम्स मतलब आपके जो छोटे छोटे सब पार्ट्स है ऑफ वन सॉफ्टवेयर, मॉड्यूल्स एंड देयर सब मॉड्यूल्स, याद है हम लोगों ने डिस्कस किया है मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स। तो ये जो सब सिस्टम्स है ये आपके सब मॉड्यूल्स है। अब दिस मे बी डन इन टू वेज, वन इज शेयर्ड डेटा जहाँ पे हम लोग एक सेंट्रल डेटाबेस बनाएंगे या इसको रिपोजिटरी बोलेंगे, एंड बाकी के जो आपके सब सिस्टम्स है या ब्रांचेस है वो ये सारे जो आपके छोटे छोटे जो मेन जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है वहां से अपने स्पेसिफिक जो डेटा है उसको एक्सेस करेंगे। लाइक वी हैव अ बैंकिंग सिस्टम जहाँ पे आपके पास अलग अलग ब्रांचेस है बैंक के। अब उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दे विल फेच फ्यू डेटा फ्रॉम योर सेंट्रल डेटाबेस। सबको सारा डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा बिकॉज, और वो एक्सेस करेंगे भी नहीं बिकॉज सेंट्रल डेटाबेस का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगा, वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ बैंक। अब एक जो बैंक है वो अपना डेटाबेस को ओरेकल पे मेंटेन कर रहा है, दूसरा बैंक दे आर मेंटेनिंग और हैंडलिंग और एक्सेसिंग द डेटाबेस एट ऑन MS SQL सर्वर, थर्ड बैंक इज यूजिंग माई SQL। तो अब क्या हो रहा है, वी हैव डिफरेंट सब सिस्टम्स या ब्रांचेस एंड दे आर ट्राइंग टू स्टोर और एक्सेस डेटा ऑन डिफरेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो वो टाइम पे अगेन आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगा। ईच सब सिस्टम मेंटेन्स इट्स ओन डेटाबेस, देखो ये है ना, एंड passes डेटा एक्सप्लिसिटली टू अदर सब सिस्टम्स। सो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा वैसे ही एग्जांपल दिया है। सो वी हैव अ प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, दैट इज द मेन प्रोजेक्ट का जो एक डेटा रहेगा वो। देन कोड जनरेटर रहेगा, बेसिक कोड अगर हम लोग कुछ है तो वो आपको यहाँ पे जनरेट करके देगा। लाइक वी हैव मोंगो डीबी एंड ओरेकल एंड माई एसक्यूएल, वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आप डायरेक्टली रीयूज कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ खुद से पूरा स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। देन प्रोग्राम एडिटर्स होता है, रिपोर्ट जनरेटर, डिज़ाइन एनालाइजर रहेंगे, आपके डिज़ाइन जो है वो कितने बेटर है कि नहीं वो बता सकते हैं, है ना। सो दिस वे वी हैव मेनी डिफरेंट थिंग्स हियर। सो द सेम डिज़ाइन पैटर्न्स एंड उसके आर्किटेक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज एज यू कैन सी डिज़ाइन ट्रांसलेटर है। रिपोजिटरी मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए है। सो यहाँ पे क्या बोला, एफिशिएंट वेज टू शेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देन सबसिस्टम नीड टू बी कंसर्न विथ हाउ डेटा इज प्रोड्यूस्ड, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मतलब बैकअप एंड सिक्योरिटी कैसे रहेगा। अब देखो कि बैंक का सारा जो वर्क है या सारे जो ब्रांचेस है दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, उसका सिक्योरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस अगर क्रैश हो गया, फेल हो गया या उसका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया कहीं पे, तो सारे ब्रांचेस जो है उनका वर्किंग भी उसी के हिसाब से डिफर करेगा। सो वही हम लोग बता रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग बेटर सिक्योरिटी एंड बैकअप एक ही साइड से ले सकते हैं, ये आपका बेनिफिट हो गया यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है, subsystem must agree on a repository data model, inevitably a compromise होगा। मतलब इट माइट पॉसिबल, जैसे मैं बता रहा हूँ, वी हैव डिफरेंट सब सिस्टम्स और मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स, या फिर बैंक का अगर हम लोग बोलेंगे वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस, दे आर वर्किंग विद सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर देयर बैकएंड सर्वर और डेटा। तो अब कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस है दैट इज ओरेकल, उनको MS SQL के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कहीं ना कहीं डेटा एक्सचेंज स्मूथ करना पड़ेगा और उसके लिए वापस आपको अलग से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। देन डेटा इवोल्यूशन मतलब आपको फाइंड आउट करना है टाइम टू टाइम, उसमें डेटा और ऐड होते जाएगा। काम का डेटा सेग्रीगेट करो, काम का नहीं है उसको आप अलग से रख देंगे, है ना। उसके बेस के ऊपर हम लोग बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है। सो वही पॉइंट दिया है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, अब ये बहुत सिंपल है। क्लाइंट सर्वर क्या रहेगा, वी हैव वन सर्वर एंड मल्टीपल क्लाइंट्स।
तो अगर मैं कहीं कोई डेटा प्रिंट कर रहा हूँ तो हम लोग के बहुत सारे क्लाइंट्स एंड एक ही सर्वर है, सॉरी एक ही प्रिंटर है विच इज कनेक्टेड फ्रॉम द सर्वर, सर्वर इज कनेक्टेड टू दैट प्रिंटर। तो अगर कोई क्लाइंट्स को अगर प्रिंटिंग रिक्वेस्ट अगर देना है तो वो उनके थ्रू होके जाएगा। इफ दे वांट टू एक्सेस सम अदर सर्विस तो भी वो सर्वर के थ्रू होके, सर्वर अलाउ करेगा तो ही होगा, वही सेम सर्वर आर्किटेक्चर। सो एज यू कैन सी फिल्म एंड पिक्चर लाइब्रेरी दिया हुआ है। सो दिस इज द इंटरनेट, वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स एंड अभी आपसे के सर्वर के पास मल्टीपल चीजें अवेलेबल है एंड वी हैव वन इज अ कैटलॉग सर्वर जो एक लाइब्रेरी कैटलॉग बताएगा क्या क्या चीजें हम लोग के पास है वो। देन नेक्स्ट इज अ वीडियो सर्वर जो हर एक जो अलग अलग वीडियो क्लिप्स है उस वो यहाँ पे रहेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इज अ पिक्चर सर्वर जो सिर्फ फोटो स्टोर करेगा, उसका काम यही रहेगा। एंड फाइनली वी हैव अ वेब सर्वर जो आपको फिल्म और फोटोज फाइंड आउट या उसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा। तो इफ आई एम एट क्लाइंट 4 इज एट वेब सर्वर एंड वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे जो अलग अलग फोटोज है उसका या वीडियोज है उसका इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है। एंड जब अब वो इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर वो वीडियो डिमांड करेगा तो हम लोग ये वीडियो सर्वर के पास जाएंगे और वहां से वो वीडियो फेच करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे। गेटिंग, ये पैटर्न होगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ वी आर एट लेट्स टेक अ एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे देखो, इफ वी आर एट यूट्यूब, सो अब मैं यहाँ पे जब यूट्यूब पे हूँ तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे ये पिक्चर लाइब्रेरी है, रिमेम्बर दिस इज द पिक्चर लाइब्रेरी। यहाँ पे ये आपको ये पिक्चर लाइब्रेरी है जहाँ पे ये थंबनेल्स दी है, देन उसके ऊपर ये जिफ इमेजेस ऐड किए हुए हैं, है ना, दिस आर द थंबनेल्स। अब ये आपका पिक्चर लाइब्रेरी से आ रहा है, ये अलग प्लेस पे हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा सो नाउ यहाँ से क्या होगा, क्वेरी जो है वो जहाँ पे हम लोगों के व्हाट वी से कि जहाँ पे हम लोगों के वीडियो फाइल्स या वीडियो सर्वर जो है उसके ऊपर क्वेरी फायर होगा। लाइक इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी जो पिक्चर लाइब्रेरी है वहां से ये रिक्वेस्ट बाहर गया और ये बाहर कहाँ पे गया, जहाँ पे हम लोगों का जो वीडियो लाइब्रेरी स्टोर है, और वहां पे जाके देन वी आर एडिंग दिस। ठीक है, सो वो कहीं से तो वो वीडियो यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है वी हैव अ प्रिंट सर्वर, तो उसके लिए ये काम करेगा ऐसे ही है। तो क्लाइंट सर्वर कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज बहुत सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सिंपल हो जाएगा, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस नेटवर्क का बढ़ जाएगा, इजी टू ऐड न्यू सर्वर और अपग्रेड द एग्जिस्टिंग वन, ये सारे एडवांटेजेस रहेंगे। बिकॉज वी हैव मल्टीपल सर्वर्स जिनमें हम लोगों ने काम उनका डिवाइड करके रखा है। तो यहाँ पे आप देखो कोई एक सर्वर नहीं है जिसके ऊपर पूरा बर्डन आ रहा है, वी हैव मल्टीपल सर्वर्स एंड उनके बीच में काम डिवाइड हो रहा है ना। सो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या बोला है, नो शेयर्ड डेटा, नो शेयर्ड डेटा मॉडल, सो सब सिस्टम्स यूज डिफरेंट डेटा ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपको पॉइंट दिए यहाँ पे। रिडंडेंसी जो है वो आ सकता है जब हम लोग इतने सर्वर्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो नो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ नेम्स एंड सर्विसेज, तो आपको इट्स हार्ड टू फाइंड आउट कि विच सर्वर्स आर प्रोवाइडिंग विच टाइप ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे हम लोगों को डायग्राम में बताया तो इजीली समझ में आ रहा है, रियल में जब होगा तो वहाँ पे ऐसा लिखा नहीं रहेगा, दे विल नॉट लेबल एनी सर्वर क्योंकि यही वाला वीडियो सर्वर है, ये पिक्चर सर्वर है या ये कैटलॉग सर्वर है। So that is a quite difficult one. Next is abstract machine और लेयर्ड आर्किटेक्चर, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज या समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े से सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे लेयर्स में डिवाइड कर देंगे ना। तो यहाँ पे वही बोला है। अब हम लोगों ने क्या किया, इंटरफेसिंग, वी हैव यूज्ड अ मॉडल, वी यूज्ड टू मॉडल द इंटरफेसिंग ऑफ सब सिस्टम्स। सब सिस्टम मतलब आपके सॉफ्टवेयर के जो छोटे छोटे यूनिट्स या सब मॉड्यूल्स रहेंगे वो, उनको ऑर्गेनाइज करना है इनटू सेट ऑफ लेयर्स एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स के बेस के ऊपर, वेर वी ईच, हर एक जो छोटा सब सिस्टम या यूनिट है आपका सॉफ्टवेयर का वो क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा या कौन से सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। एंड
अब हम लोगों ने देखो यहाँ पे सब सिस्टम्स बनाए, छोटे छोटे यूनिट्स आइडेंटिफाई किए, क्योंकि पहला ये यूनिट होगा, बाद में ये यूनिट होगा। तो आपका जो डिलीवरी, आपका जो डेवलपमेंट होगा वो भी इंक्रीमेंटल मॉडल होगा। रिमेम्बर इंक्रीमेंटल मॉडल, थोड़ा पार्ट हम लोग बना के वापस हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, फिर वापस नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, एक साथ पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, है ना। तो इंक्रीमेंटल का पर्पस यही होगा। सो इंक्रीमेंटल मॉडल या पैटर्न या डेवलपमेंट हम लोग फॉलो करेंगे फॉर द सब सिस्टम in different layers. So when a layer interface changes, only the adjacent layer is affected. Then उसके आगे क्या बोला है? It is more difficult to structure system in this way. New services may require to change that cut across multiple layers. ये आपको basic point दिया हुआ है. Now various वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम। अब वर्जन मैनेजमेंट में क्या बोला है? सबसे पहले तो हम लोग के पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम लेयर है, बराबर है, जहाँ पे हम लोग कैसे सारी चीज़ों को एक साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, वो बेस्ट परफॉर्मेंस आपका कौन से बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे और कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेगा, वो दिया है। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम लेयर है, तो आपने बहुत सारे जो प्रोग्राम्स लिखे कहीं ना कहीं उसको रीयूज़ किया है, तो वो टाइम पे वो रीयूजेबिलिटी कैसे होगा, उसको हम लोग कैसे सिक्योर कर पाएंगे, सो दैट बाकी सबको पता ना चले कि हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन में क्या लॉजिक अप्लाई किया है। देन उसके आगे डेटाबेस लेयर रहेगा, ये तो हम लोग को पता ही है। एंड फाइनली वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। नाउ डिकम्पोजिशन स्टाइल, डिकम्पोज करने का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग जो आपका सिस्टम है उसको डिवाइड कर दो, है ना। सो डिकम्पोजिशन स्टाइल में क्या बोला है? स्टाइल ऑफ डिकम्पोजिशन सब सिस्टम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स, ये भी हो सकता है। नाउ नो रिजिड डिस्टिंक्शन बिटवीन द सब सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉड्यूल डिकम्पोजिशन, ये आपको याद रखना है। नाउ सब सिस्टम्स एंड मॉड्यूल्स है। अ सब सिस्टम इज अ सिस्टम in its own tight in its own right, whose operation is independent of the services and provides other subsystems. तो आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल है, उसमें से कौन से सब सिस्टम्स बनेंगे, सब पार्ट बनेंगे, और वो आपस में कैसे इंटरेक्ट होंगे, कौन से सर्विसेज वो इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड कर पाएंगे, कौन से सर्विसेज के लिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो हम लोग बताएंगे। एंड सेम वे यहाँ पे आपको वही सेम चीज बताया इन अ मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन। अब याद रखो, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब कॉलेज वाला सॉफ्टवेयर हम लोग एक्सप्लेन कर रहा था मैं एग्जांपल, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल डिवीजन कैसे होगा। हम लोगों ने एग्जांपल समझा था जहाँ पे सपोज कि अगर हम लोगों को कॉलेज सॉफ्टवेयर अगर बनाना है, देन उसमें so in college system we supposed to identify कितने modules रहेंगे, like we have identified कि एक student module, professor, principal and office staff, ऐसे modules रहेंगे। then in student module जो हम लोग के स्टूडेंट्स है, दैट इज अगेन गेट्स डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज या सब सिस्टम्स। जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, है ना, ये हम लोगों ने डिकम्पोजिशन समझा था। देन इन जूनियर कॉलेज अगेन उसका भी डिकम्पोजिशन होगा, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। सो वो यहाँ पे मॉड्यूल डिकम्पोजिशन दिया है। सो यहाँ पे क्या बोला है? ये स्ट्रक्चरल लेवल पे एक प्रॉपर डिकम्पोजिशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका सिस्टम यहाँ पे कुछ भी काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। सो टू modular decomposition models cover an object model where system is decomposed into interacting objects, है ना। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्लासेस, कौन से सब मॉड्यूल के कौन से क्लासेस है जिसको आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, या कोई दूसरे सब मॉड्यूल में उसका फंक्शनलिटी कॉल कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल द फंक्शंस ऑफ अदर क्लासेस, राइट। एंड अ पाइपलाइन डेटा फ्लो, जहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम को डिकम्पोज किया है इनटू अ फंक्शनल मॉड्यूल। एंड अब फंक्शनल मॉडल में क्या है? ओके, ये फंक्शन होगा, बाद में ये फंक्शन आएगा, उसके बाद में ये फंक्शन आएगा। ये पूरा पाइपलाइन या एक पूरा फ्लो हम लोगों ने बताया हुआ। So as you can see, we have a object model. Sorry, we have object models. Now object model workout कैसे हो रहा है? So यहाँ पे आपको क्या बोला है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिकम्पोजिशन होगा। लाइक as you can see here, we have a one class that is customer. Then उसके अंदर हम लोग के पास, और else we can say कि हम लोग के पास ये डेटाबेस का भी सेम पैटर्न होगा एंड क्लासेस का भी सेम पैटर्न होगा।
ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस वे में देख रहे हैं इसको, या फिर प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस दोनों वे में देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इन इनवॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम वी हैव 3 डिफरेंट क्लासेस और 3 डिफरेंट टेबल्स। याद रखो, एक आपके पास अगर आपके पास एक अगर प्रोग्राम है तो उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कस्टमर का एक क्लास बनाया हम लोगों ने। सो बैकएंड में आपके पास कहीं ना कहीं कस्टमर टेबल भी होगा, जो ये कस्टमर वाला जो क्लास है और उसके जो वेरिएबल्स है उससे कनेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, वी हैव कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, क्रेडिट, पीरियड। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है वो कस्टमर के लिए, और वो क्या क्या डिटेल हैंडल करेगा या कौन से वेरिएबल्स रहेंगे उसमें, क्लास आईडी, नेम, एड्रेस, क्रेडिट, पीरियड, एक्सेट्रा। देन सेम वे वी हैव अ पेमेंट। तो पेमेंट के अंदर क्या होगा, इनवॉइस नंबर आएगा, डेट आएगा, अमाउंट एंड कस्टमर आईडी। सो अब देखो, कस्टमर आईडी जो है वो हम लोग कहाँ से लेंगे, ऊपर वाले कहीं से, तो जो आपका कस्टमर टेबल है वहां से होगा। मतलब अगर डेटाबेस पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, ये दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनेगा, या फिर हम लोग के पास एक इनवॉइस वाला टेबल है। अब इनवॉइस वाला जो टेबल है दैट इज द मेन टेबल, याद रखो, जिसमें इनवॉइस नंबर है, डेट, अमाउंट एंड कस्टमर है। And this table is now connected with customer table and payment is connecting with this table. So payment क्या करेगा, या वो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा क्योंकि किसने पेमेंट किया हुआ है। इनवॉइस जनरेट होके वो इनवॉइस किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। उसके अगेंस्ट अगर कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन वापस इनवॉइस वाले के पास जाएगा। एंड इनवॉइस वाला जो है वो सेम जो पेमेंट हुआ है उसका एक इनवॉइस या उसका एक बिल जनरेट करके आपको देगा। सो दिस इज द इनवॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम, जहाँ पे हम लोग ये जो एरोज है ना उसके थ्रू, अब देखो ये डॉटेड एरोज है, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है ये क्लासेस के बीच में। ये हमेशा कंपलसरी यही वे में कनेक्टेड रहेंगे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी आपका कोई एक प्रोसेस अगर चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेंजेस भी ला सकते हैं। सो वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो गया। देन ऑब्जेक्ट मॉडल एडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर लूजली कपल्ड, मतलब चाहिए तभी आप साथ में अटैच कर दो, नहीं चाहिए तो आप उसको अलग कर सकते हैं। आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस कहीं पे भी हैम्पर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, हम लोगों के पास ये इनवॉइस वाला पूरा एक क्लास है। अब हम लोगों ने चाहिए तब तक यही साथ में रखा हुआ है अपने सिस्टम में। अगर मैं फ्यूचर में ये क्लास में चेंज करता हूँ, और एल्स इफ आई मेक सम चेंजेस इन अ कस्टमर टेबल, तो उससे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग बहुत इजीली उसको कनेक्ट डिकम्पोज भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द लूजली कपल्ड, दैट इज द मेन बेनिफिट। सो we can modify, we can implement and can be modified this objects without affecting other objects. Now objects may reflect real world entities. Object oriented implementation language are widely used here. Of course उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट अगर सेटअप कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो ये कैसे वर्क करेगा, नहीं वर्क करेगा, राइट। देन नेक्स्ट इज फंक्शन ओरिएंटेड। नाम में से पता चल रहा है फंक्शन ओरिएंटेड, लाइक फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, देयर इनपुट्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट। क्या इनपुट लेंगे, कौन से फंक्शन क्या इनपुट्स लेंगे और उसका क्या आउटपुट मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। सो मे बी रिफर्ड टू एज अ पाइप एंड फिल्टर मॉडल ऑफ यूनिक्स। Like variant of this approach are very common when transformations are sequential. This is a batch sequential model which is extensively used in data processing. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपको इनवॉइस दिया हुआ है, तो अब इनवॉइस के अंदर विच फंक्शंस डू वी हैव। सबसे पहले क्या बोला है, रीड इशूड इनवॉइस, रीड करेंगे तो वो इनवॉइस आपको कहाँ से मिल रहा है, एक इशू जनरेटेड सिस्टम जो है वहां से। उसके बेस के ऊपर वी हैव आइडेंटिफाइड द पेमेंट्स। अब पेमेंट्स कहाँ से हुए, पेमेंट फंक्शन से जो पेमेंट हुए उसके बेस के ऊपर। अब इसके बेस के ऊपर वी आर डूइंग टू थिंग्स, एक तो जिसने पेमेंट किया उसको रिसिप्ट इशू कर देंगे, एंड सेकेंड उसका पेमेंट अगर बाकी है तो फाइनली पेमेंट वो कब करेगा, है ना, उसके लिए हम लोग रिमाइंडर सेंड करेंगे। सो दिस आर फ्यू फंक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जहाँ पे छोटे छोटे फंक्शन साथ में कंबाइन होके आपको एक बेटर लेआउट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पाइपलाइन मॉडल। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या रहेगा, पाइपलाइन मतलब उस एक के बाद दूसरा हम लोगों के जो डेवलपमेंट है वो चलते रहेंगे।
जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया कि अभी मंडे टू चर्चगेट के ट्रेन अगर कम है तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग दूसरे पर्पस के लिए सेम चीज़ों को यूज कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, पाइपलाइन मॉडल सपोर्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन रीयूज, जहाँ पे हम लोग वो सेम जो चीज़ें है वहाँ पे हम लोग अभी कोई दूसरे पर्पस के लिए उसको रीयूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिया, इंट्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेक होल्डर कैन कम्युनिकेट, इजी टू ऐड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक अभी अगर हम लोग आपने देखा रहेगा कि सपोज अगर देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे अगर हॉस्पिटल्स नहीं है, सो नाउ वी आर नॉट अलाउिंग मोर पीपल टू एक्सेस द ट्रेन और द लोकल सर्विसेज, सो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन like government has set up somewhere कि they have set up a complete hospital within a train. सो ऐसे ट्रेन हम लोग चला सकते हैं ना फिलहाल के लिए, तो क्या हो गया, दैट इज वन अ पाइपलाइन मॉडल, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होगा सर्विसेज के में, रीयूज होंगे चीज़ों में। सो कहाँ पे अगर कोई एक चीज़ अपडेट करना है वो हम लोग कर सकते हैं, कहीं पे अगर मॉडिफाई करना है वो हम लोग कर सकते हैं, बराबर है। सो रिलेटिवली सिंपल टू इम्प्लीमेंट एज आइदर अ कॉन्करेंट और अ सीक्वेंशियल सिस्टम्स, एक ही कोई सिस्टम को आप इंप्लीमेंट करके और बेटर बना सकते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, रिक्वायर्स अ कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा ट्रांसफर अलोंग द पाइपलाइन एंड डिफिकल्ट टू सपोर्ट इवेंट बेस्ड इंटरैक्शन। नेक्स्ट इज कंट्रोल स्टाइल्स, हाउ control style works. Okay, we'll just take 1 minute break quick, then we'll again continue. सो लेट्स कंटिन्यू एंड हम लोग यहाँ पे अभी कंट्रोल स्टाइल्स पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, आर कंसर्न विद द कंट्रोल फ्लो बिटवीन सब सिस्टम्स। क्या बोला है, एक तो सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा, कंट्रोल कंट्रोल स्टाइल्स में या कंट्रोल फ्लो में हम लोग क्या बताएंगे कि वी हैव अ वन सब सिस्टम एज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल एंड स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ अदर सब सिस्टम्स। सो वो क्या हो गया, आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया, है ना। तो वो टाइम पे हाउ थिंग्स शुड वर्क। अब यहाँ पे हम लोग अगर बोलेंगे कि आपका एक जो सब सिस्टम है जिससे बाकी के सारे सर्विसेज स्टार्ट या स्टॉप हो रहा है,
तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि उसका एक बेनिफिट भी होगा कि सारी चीजें आप एक ही प्लेस से हैंडल कर रहे हैं, तो अपडेट या मॉडिफिकेशंस या आपको जो फोकस करना है वो भी एक प्लेस पे करना है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा कि एक जो आपका मेन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने वाला सब सिस्टम अगर डाउन जाएगा तो पूरा सिस्टम डाउन जाएगा, बराबर है। तो ये एक सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया कंट्रोल सिस्टम में। एंड सेकेंड जो होगा वो होगा इवेंट बेस्ड कंट्रोल। सो यहाँ पे क्या बोला है, ईच सब सिस्टम कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नली जनरेटेड इवेंट्स। ईच सब सिस्टम कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नली जनरेटेड events from other subsystems, like हम लोग के पास जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक है, तो वी आर एक्सेसिंग और प्रोवाइडिंग सम इनपुट्स फ्रॉम मोबाइल ऐप या फ्रॉम वेबसाइट। एंड मोबाइल ऐप उसमें भी एंड्रॉयड या फिर iOS, एंड उसमें चैटिंग के लिए अलग आएंगे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम वेबसाइट बेस्ड हम लोग अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। Now, centralized control. A control subsystem takes responsibility for managing the execution of other subsystems. Call return model. अब क्या बोला है, top down subroutine model where control starts at the top of the subroutine hierarchy and moves downward. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि हम लोग के पास मेन एक, देखो यहाँ पे मेन एक प्रोग्राम है, उसके पास एक रूटीन है और उसके पास वापस सब रूटीन है। सो यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन आएगा वो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, है ना। तो ये पैटर्न चलेगा। जैसे आप देखो कि हम लोगों के पास मेन पूरा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है जिसके बेस के ऊपर विल बी टेकिंग देयर ऑनलाइन एग्जाम। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, एग्जामिनेशन का हम लोगों ने एक रूटीन कॉल किया, एंड स्टूडेंट अपने नंबर के हिसाब से दे कैन एक्सेस देयर पेपर एंड कैन दे कैन अटेम्प्ट द एग्जाम। तो ये हम लोग का पैटर्न हो गया। सो मेन प्रोग्राम है एग्जामिनेशन वाला। हियर वी हैव एग्जाम फॉर FI BSc हियर वी हैव फॉर FI IT, एंड हियर वी हैव TY IT। और उसमें के जो स्टूडेंट्स है वो देन अपने खुद के एग्जाम्स यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आपका पैटर्न हो सकता है। सो कॉल रिटर्न मॉडल ये वे में चलेगा, हायरार्की चलेगा। इसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, मैनेज अ मॉड्यूल एप्लीकेबल ऑन कॉनकरेंट सिस्टम। कॉनकरेंट सिस्टम मतलब वेयर मल्टीपल पीपल ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ द सेम डेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वहां पे वो फिर कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन करने की ट्राई करेंगे। अब ये जो कॉनकरेंट सिस्टम्स जो है ये आपके रियल टाइम टाइप के हो गए। यहाँ पे आपका सिस्टम कंट्रोलर है एंड वी हैव अ यूजर इंटरफेस। अब ये यूजर इंटरफेस पे मल्टीपल पीपल कैन एक्सेस मल्टीपल थिंग्स एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, और उसका यहाँ पे कंप्यूटेशन होगा, है ना। एक्यूटेयर प्रोसेस होगा, फॉल्ट हैंडलर होगा, एंड सेंसर प्रोसेसेस रहेंगे। तो ये सब आपका रियल टाइम सिस्टम कंट्रोल में चलेगा। इवेंट ड्रिवन सिस्टम। अब इवेंट ड्रिवन सिस्टम में क्या बोला है, दिस आर द सिस्टम ड्रिवन बाय एक्सटर्नली जनरेटेड इवेंट्स where the timing of an event is out with the control of the system which process the event। जैसे हम लोगों ने बोला है कि okay you will get 30 minutes for this exam, so event driven हो गया, that is externally generated event हो गया। so two principles, एक आपका broadcast module हो गया, है ना, where we are trying to broadcast something, एंड देन एक हो गया इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल। इंटरप्ट ड्रिवन मतलब इन बिटवीन मैंने इंटरप्ट करके कोई एक दूसरा प्रोसेस जो है वो चालू कर दिया। सो देयर हैज टू बी एन इंटरप्ट हैंडलर फॉर दिस। जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स यहाँ पे अगर कंडक्ट कर रहे हैं एंड इन बिटवीन अगर कोई इंटरप्ट आ रहा है, अब वो जो इंटरप्ट है वो सपोज कोई दूसरे एप्लीकेशन के पास से अभी आ सकता है, कोई दूसरे सर्विसेज का डिमांड करने भी आ सकता है, तो वो आपको देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहा हूँ और उसके बीच में अगर लेक्चर का इंटरप्ट आ रहा है, सो दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन बिटवीन स्टूडेंट्स। सो वो वाला आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टू प्रिंसिपल इवेंट ड्रिवन मॉडल है, एक ब्रॉडकास्ट मॉडल हो गया। एन इवेंट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल सब सिस्टम्स, जो भी चल रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूँ ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, whoever is connected with this system और दिस लेक्चर। एंड इंटरप्ट ड्रिवन में क्या बोला है, ये रियल टाइम सिस्टम्स है।
where interrupts are detected by interrupt handler and passed to some other components. जैसे मैंने बोला है कि okay, we have batch 1 practical exams only. तो बैच 1 प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वो जो स्टूडेंट्स है ना उनको ही हम लोग इंटरप्ट जनरेट करके देंगे, सबको नहीं होगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग. उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वी हैव इज अ ब्रॉडकास्ट मॉडल. सो ब्रॉडकास्ट मॉडल में आपको क्या बोला है, इफेक्टिव इन इंटीग्रेटिंग सब सिस्टम्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, दैट्स ब्रॉडकास्ट. जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई एक चीज़ जो है, कोई एक पॉलिसीज जो है वो हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, है ना. सो वैसा कुछ यहाँ पे पॉइंट्स चल सकते हैं आपके. अब यहाँ पे आपको सर्टेन एग्जाम्पल्स आर गिवन, लाइक यहाँ पे आपको बोला है कि वी हैव यहाँ पे जैसे दिया है, सब सिस्टम रजिस्टर्स एंड interest in a specific event, which when this occurs control is transferred to a subsystem which can handle the event. Like हम लोग ने क्या बोला है कि we have a subsystem. आपको बोला है कि first you supposed to register for some event, like online event चल रहा है, चलो, या फिर एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वो एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा. वंस यू रजिस्टर एंड मैंने बोला है कि अगर 9 o'clock एग्जाम चालू होगा, तो जैसे ही एग्जाम चालू होगा आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा. यू कैन मार्क योर आंसर्स दे एंड वंस टाइम्स अप आपके पास से कंट्रोल वापस चले जाएगा. सो कंट्रोल पॉलिसी इज नॉट एम्बेडेड इन द इवेंट एंड मैसेज हैंडलर. जो कंट्रोल पॉलिसी में हम लोग जो आपका एग्जाम होने के बाद में आपका जो रिजल्ट और ये सब जो है वो हम लोग अलग से बता रहे हैं, है ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है. सो ये आपके कुछ ब्रॉडकास्ट टाइप के सिस्टम्स हो गए. सो यहाँ पे आपके पास दिया है इवेंट एंड मैसेज हैंडलर है, और ये उसके सारे सब सिस्टम्स है. तो ये सारे सब सिस्टम्स जो है वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे. ओके, इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब क्या है, वी हैव मेनी इंटरप्ट. यहाँ पे हम लोग के पास इंटरप्ट वेक्टर्स है, एंड वो वेक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं एक एक हैंडलर के पास आएंगे, और वो जो हैंडलर है देन दे विल प्रोवाइड और फॉरवर्ड दिस इंटरप्ट टू अदर प्रोसेसेस. लाइक हम लोग के पास यहाँ पे एक एग्जामिनेशन का इंटरप्ट है, वो हम लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड किया. या सपोज मैं अगर कोई एक लेक्चर मैं कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, सो वो टाइम पे आप अगर कुछ शेयर कर रहे थे तो सपोज वो बंद हो गया, उसका इंटरप्ट हैंडलर रहेगा, है ना. तो वैसे रहेंगे इंटरप्ट. मतलब कोई तो एक दूसरा प्रोसेस है जो आपको, आपका जो कोई प्रोसेस चल रहा है उसको डिस्टर्ब या उसको इंटरप्ट करने का ट्राई कर रहा है. नाउ आपको वो इंटरप्ट को सर्विस करना है कि नहीं, इट्स अप टू यू. लाइक अगर मैं यहाँ पे अभी कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, सडनली इफ समवन कनेक्ट्स अ पेन ड्राइव ऑन माय कंप्यूटर और अ लैपटॉप, वो एक इंटरप्ट, एक पॉपअप जनरेट करेगा. अब उसको सर्विस करना नहीं करना, इट्स अप टू अस, है ना. सो इंटरप्ट हैंडलर्स रहेंगे. सो इफ आई क्लिक ऑन दैट पॉपअप, तो क्या होगा, इंटरप्ट हैंडलर ने क्या किया, वो प्रोसेस को ओपन किया एंड देन आई कैन एक्सेस डेटा. सो अभी मैं जो काम कर रहा था वहां से डायरेक्ट हैंडल जो है वो कहाँ पे चले गया, ऑन दैट पॉपअप मैसेज, है ना. ये पैटर्न होगा. सो दैट इज अदर थिंग. उसके बाद में यहाँ पे देखो, अभी आपके पास रेफरेंस आर्किटेक्चर है. अब रेफरेंस आर्किटेक्चर में आपके पास यहाँ पे हम लोग जो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ता है ना, वो वाला पॉइंट यहाँ पे. सो here we have something which is called as reference architecture. Architecture models may be specific to some application domains. याद रखो रेफरेंस आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है कि जैसे हम लोग के पास हम लोग का जो एप्लीकेशन डोमेन है वो कॉलेज है, या फिर एप्लीकेशन डोमेन इज फॉर अ बैंक और सम अदर इंस्टीट्यूशंस. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास बैंक इज आर रेफरेंस आर्किटेक्चर, तो बहुत सारी चीजें वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ओके, अगर बैंक है तो उसके क्या कॉमन पॉइंट्स रहेंगे, और अगर हॉस्पिटल है तो उसके क्या कॉमन पॉइंट्स रहेंगे.
है ना। तो बहुत सारी चीजें वी कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम आर एंड ओनली, और उनके जो सर्टन कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ चेंज होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें सेम ही रहेंगे ना। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन बनाना है, सो वी हैव, लेट्स टेक अ एग्जांपल, वी हैव स्विगी एंड जोमेटो। सो फूड ऑर्डरिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो है, ये क्या हो गया आपका, एक वर्किंग डोमेन हो गया, ठीक है। सो वी हैव टू थिंग्स हियर, आई से वन इज स्विगी। सो यहाँ पे मैंने एक स्विगी ओपन किया, एंड देन वी हैव जोमेटो। सो देखो, अब आई हैव ओपन टू थिंग्स। अब दोनों जो है, सबसे पहले आपको सर्टन फीचर्स जो है वो दोनों कॉमन प्रोवाइड करेंगे। फ्रॉम बोथ दिस प्लेसेस आई कैन order my food, but at same point of time Zomato has some different functions or features compared to Swiggy. Like here, when I when I book for its pro service, so क्या होगा, कौन से places कहाँ पे है, और वहां पे हम लोगों को क्या क्या ज्यादा बेटर चीजें मिल सकते हैं, ये आपको दिया है। ऐसा कुछ चीजें जो है वो आपको स्विगी में नहीं दिया है ना। स्विगी हैज प्रोवाइडेड समथिंग इन अ डिफरेंट वे। अब देखो यहाँ पे आपको प्रीमियम में क्या मिल रहा है, एंड उसके साथ में टॉप पिक्स कौन से है ये अलग वे में बता रहा है। सो यहाँ पे दे आर मोर फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। जोमेटो इज प्रोवाइड्स यू टू थिंग्स, एक आप यहाँ से इसका प्रो सर्विस लेके फूड ऑर्डर करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर कोई रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और आपके पास इसका मेंबरशिप अगर है, तो वहां पे जो आपका डाइनिंग बिल होगा उसके ऊपर भी यू विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट्स, है ना। सो दिस आर द टू थिंग्स, मतलब इसने अपना जो डोमेन है उसमें सर्टन चेंजेस किए, सर्टन अपडेट्स किए, है ना, जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको फूड ही बता रहा है वो, ये वाले रेस्टोरेंट्स, ये वाले आई कैन सर्च फॉर डिफरेंट। अब यहाँ पे देखो ये आपको क्या बता रहा है, वी हैव जोमेटो प्रो, है ना। सो अगर मैं जोमेटो प्रो अगर ओपन करूंगा तो उसके क्या बेनिफिट्स है ना, वो यहाँ पे बता रहा है, जो मुझे वहां पे अवेलेबल नहीं है, दैट इज इन अ स्विगी। सो मैं आई कैन विजिट टू दिस वेब, बाय टेकिंग दिस प्लान आई कैन गो टू सच प्लेसेस, और वहां पे ये जो भी रेस्टोरेंट्स रहेंगे उसमें मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा। एंड सेम वे यहाँ पे अगर मैं दूसरे पॉइंट्स पे अगर जा रहा हूँ, दैट इज द नाइट लाइफ एंड क्लब, तो आपको कौन से प्लेसेस है जो कौन से टाइम पे चालू रहेंगे, विच आर बेस्ट सुटेबल फॉर अस, है ना, ये सारे आपको यहाँ पे बता सकता है। तो कोई एक प्लेसेस जो हम लोग को पता नहीं है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। सो दैट इज सम एडवांटेजेस। सो दैट इज द डिफरेंस। अब मेनली स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने देखा तो दोनों का डोमेन सेम था, बट जब हम लोग अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जोमेटो इज डिफरेंट कंपेयर टू स्विगी, है ना। एंड स्विगी के अंदर भी अब वापस आपको कहीं ना कहीं ऐसे कोई दूसरे पॉइंट्स भी मिलेंगे, क्लियर है। एंड स्विगी इज ऑल्सो देयर फॉर सप्लाइंग ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको अगेन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नाउ व्हेन वी अगेन बैक टू आवर थियरी टॉपिक नोट्स में, यहाँ पे आपको वही सेम चीज दिया है, देखो रेफरेंस आर्किटेक्चर। सो सम डोमेन एप्लीकेशंस कौन से वो देखना है। Two types of domain specification models we have. One is the generic model, which are abstraction from number of real systems. Like अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना है, सो इट्स गोइंग टू बी एन एब्स्ट्रैक्शन। अब ये एब्स्ट्रैक्शंस जो है, मतलब आइडियाज जो है या बेसिक फंक्शंस या फीचर्स जो है, वो मैं मैं सिंपली यूज करूंगा, या बिना सोचे मैं डायरेक्टली कहाँ से बोरो करूंगा, स्विगी या जोमेटो से। And this everything will get encapsulated into the principal characteristics. So रियल सिस्टम में से सर्टेन चीजें हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट किया। अब
हम लोगों ने ये सबको एक बंच बना के कैप्सूल बना के रखा हुआ है ना, कंबाइन करके बांध के रखा हुआ है। अब ये आपका जेनरिक मॉडल हो गया कि ओके मैं फूड ऑर्डर करूंगा, मेरे नियरेस्ट जो रेस्टोरेंट्स रहेंगे उनका डिटेल आएगा, आई कैन ऑर्डर फूड फ्रॉम देयर, एंड देन अगर वो कौन से टाइम पे प्रोवाइड करेंगे, कितने टाइम पे प्रोवाइड करेंगे, ये सारे डिटेल्स आएंगे। रेफरेंस मॉडल जो है वो इससे ज्यादा एक एब्स्ट्रैक्ट वन रहेगा, कि जहां पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ओके एट दिस प्लेस स्विगी इज डिफरेंट फ्रॉम जोमेटो, तो आपको अपने फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन के अंदर स्विगी टाइप के ही फीचर्स सारे रखने हैं या जोमेटो टाइप के कुछ एडेड एडवांटेजेस भी देने हैं। आई होप डिफरेंस समझ में आया सबको। तो दैट इज हाउ जेनरिक मॉडल में तो हम लोग इन जनरल सिर्फ बात करेंगे कि ओके हम लोग फूड ऑर्डरिंग बना रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स कनेक्ट कैसे करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, वो आएगा। एंड रेफरेंस मॉडल में हम लोग बताएंगे कि ओके वी हैव फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशंस ओनली, Zomato and Swiggy, but Zomato has some added advantages over Swiggy, और वो क्या है वो हम लोग देखेंगे, और उसके बेस के ऊपर उसका रेफरेंस लेके हम लोग भी अपने एप्लीकेशन को और कोई पे बेटर बनाने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे दिया आपको जेनरिक मॉडल्स आर यूजुअली बॉटम अप मॉडल्स है एंड रेफरेंस मॉडल्स आर टॉप डाउन अप्रोच। जेनरिक मतलब इन जनरल वो देखेंगे कि ओके अगर आपको फूड ऑर्डरिंग अगर रिक्वायर्ड है तो ऐसा कुछ होना चाहिए, एंड रेफरेंस मॉडल में हम लोग क्या देखेंगे कि फूड ऑर्डरिंग के साथ में देयर आर सम अदर थिंग्स which is the requirement of today's people or today's youth, वो हम लोग देखेंगे। So reference models are derived from the study of an application domain rather than from existing system। like मैंने देखा है कि ओके लोग सिर्फ फूड ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, जहां से फूड ऑर्डर कर रहे हैं they also want to visit those places, but sometimes those places are quite costly। सो ऐसे कोई दूसरे प्लेसेस अगर नियर बाई है तो हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए हम लोग गूगल यूज करते हैं। अब वो सेम चीज अगर आपको जोमेटो बता रहा है तो क्या हो गया, आपको एक एडेड एडवांटेज हो गया ना। And this may be used as the basis for system implementation or to compare different systems. It is an act as a standard against which the system is evaluated। OSI communication system मॉडल है हम लोग के पास। कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोगों ने पढ़ा ही रहेगा 7 लेयर्स ऑफ OSI। बॉटम से हम लोग चालू करते हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। बॉटम 3 लेयर्स जो है वो हार्डवेयर से लिंक्ड रहते हैं ज्यादातर, और टॉप 4 लेयर जो है वो अपर लेयर्स बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट 3 लेयर्स आर बॉटम लेयर्स, है ना, जो हार्डवेयर के साथ डील कर रहे हैं, एंड उसके आगे के जो लेयर्स है दिस आर द अपर लेयर्स कंसिडर होंगे, बराबर है, जहाँ पे पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स यूज होंगे एप्लीकेशन लेवल पे। सो यहाँ पे देखो वी हैव अ फिजिकल डिवाइसेस आएंगे, डेटा लिंक आपके जो भी फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो केबल सब कुछ यूज करेंगे वो डेटा लिंक में आएगा। नेटवर्क लेयर पे क्या आता है, नेटवर्क लेयर पे क्या आएगा, नेटवर्किंग में क्या आएगा, हाउ वी क्रिएट अ नेटवर्क with the help of what, network and transport, we have TCP IP and IP protocol। TCP that is transport हम लोग के पास जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रहता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। IP एड्रेस वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर। देन सेशन आएगा, लॉग इन लॉग आउट सेशन होगा। प्रेजेंटेशन मतलब अगर मैं कोई डेटा अगर आपको बता रहा हूँ हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट, जिससे यूजर को पता चले। अब देखो कि अगर मैं आपने बैंक के पास से पासबुक सर्विस डिमांड किया है तो बैंक आपको सारे अपने जो रिकॉर्ड्स है वो बता रहा है। अब आपने उसको टेबुलर फॉर्मेट की जगह पे अगर ऐसे ही बता दिया तो पता कैसे चलेगा कि कौन से रिकॉर्ड कहाँ पे है। आप अगर उसको एक्सेल फाइल टाइप टेबल में बताएंगे तो ही
कौन से दिन पे कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ वो इजीली समझेगा, पढ़ने में होगा। अगर मैं उसी को वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल के दे दूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो दैट इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड सेम वे एट वन पेज मैं 10 रिकॉर्ड्स ही बता रहा हूँ फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। सो आप नेक्स्ट करेंगे, बाकी के 10 और रिकॉर्ड दिखेंगे। सो ये वे में हम लोग प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। एंड ये सारा प्रेजेंटेशन कोई ना कोई एक बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू होगा, तो वो टॉप लेयर जो आपका एप्लीकेशन लेयर आएगा। सो यहाँ पे देखो पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल यूज होगा, है ना, इन दिस 4 लेयर्स। एंड उसके नीचे के जो लेयर्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके मेनली हार्डवेयर ही इंटरैक्ट हो रहा है। सो बेसिक आप OSI रेफरेंस मॉडल दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव इज केस रेफरेंस मॉडल। यहाँ पे आपको क्या दिया है, डेटा रिपोजिटरी है हम लोग के पास, like where we are storing, managing the data items. That's first thing. Data repository होगा, मतलब database we are talking about it. Then उसके बाद में we have data integration service, जैसे यहाँ पे दिया है देखो, data repository a complete database. Then उसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं डेटा इंटीग्रेशन सर्विस, मतलब आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है और वो ब्रांचेस में डेटा आपका आ रहा है या आप वहां पे डेटा भेज रहे हैं। सो आप क्या करेंगे, मल्टीपल ब्रांचेस से जो डेटा आ रहा है उसको आप कोई एक लोकेशन पे इंटीग्रेट करेंगे, है ना, आपस में कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपको वी हैव डिफरेंट टूल स्लॉट्स। यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट सर्विसेज है एंड यूजर इंटरफेस है। सो यूजर इंटरफेस कैन गेट द एक्सेस ऑफ डिफरेंट यूजर इंटरफेसेस। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोग के पास रेफरेंस मॉडल में सबसे पहले आपको क्या दिया है, डेटा रिपोजिटरी, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट काम होगा डेटाबेस का। देन उसके बाद में डेटा इंटीग्रेशन, तो आपके जो भी अलग अलग ग्रुप्स है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग साथ में, जहां जहां से हम लोग डेटा ला रहे हैं या डेटा सेंड कर रहे हैं एट मल्टीपल ब्रांचेस और फ्रॉम मल्टीपल ऑफिसेज और फ्रॉम मल्टीपल पीपल। टास्क मैनेजमेंट सर्विसेज रहेंगे। ओके, अब ये टास्क मैनेजमेंट सर्विसेज जो यहाँ पे दिया हुआ है, अब उसके अंदर आप लोगों ने क्या रखा है, इंटरेक्शन ऑफ द प्रोसेस मॉडल, इनएक्शन, डेफिनेशन एंड इनएक्शन ऑफ द प्रोसेस मॉडल। कौन से प्रोसेसेस, कौन से चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, वो आएगा। मैनेजिंग मैनेजिंग सर्विसेज में, मैनेजिंग सर्विसेज में क्या होगा, वी हैव अ टूल एनवायरनमेंट, है ना, एंड यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट होगा, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो एज यू कैन सी वी हैव दिस रेफरेंस मॉडल, और वो रेफरेंस मॉडल काम कैसे कर रहा है, आपके कंटिन्यूअसली यहाँ पे मैसेजिंग सर्विस जो है, मैसेजिंग सर्विस जो है वो कंटिन्यूअस चलते रहेगा। जैसे अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ बैंक पे, तो वो टाइम पे क्या होगा, एक आपका सेंट्रल डेटाबेस रहेगा बैंक का, याद रखो, ठीक है। वी हैव डेटा रिपोजिटरी सर्विस और अ सेंट्रल डेटाबेस। डेटा इंटीग्रेशन सर्विस रहेगा, मतलब मेरा जो ब्रांच है बैंक का, सपोज आई एम फ्रॉम ICI बैंक, बराबर है, अब मेरा जो ब्रांच है वो बोरीवली का है, एंड मैं जब ये सर्विस को एक्सेस कर रहा हूँ या मैं कोई एक डेटा जो एक्सेस कर रहा हूँ या मैं कोई फैसिलिटी एक्सेस कर रहा हूँ, वो मैं चर्चगेट से कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैसेजिंग सर्विस विल फ्लो बिटवीन द सेंट्रल रिपोजिटरी एंड जो ब्रांच है उनके बीच में, है ना। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आपके पास डेटा इंटीग्रेशन होगा, मतलब अगर मैं एटीएम से भी अगर पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा ब्रांच बोरीवली में है, लेकिन मैंने एटीएम सर्विस जो यूज किया वो चर्च गेट में यूज किया है, सो दैट इंटीग्रेशन शुड बी देयर।
एंड टूल स्लॉट्स में क्या आएगा, दिस माइट पॉसिबल कि मैं जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, या फिर मैं बैंक में जाके कर रहा हूँ कोई स्पेसिफिक ब्रांच में, या मैं एटीएम में जा रहा हूँ, या फिर बैंक के ही जो दूसरे फैसिलिटीज है एनईएफटी, आरटीजीएस, है ना, आईएमपीएस, ये सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई इन्वेस्टमेंट सर्विसेज यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये सब कुछ डेटा इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज टास्क मैनेजमेंट सर्विसेज। तो टास्क मैनेजमेंट सर्विसेज में हम लोग बोलेंगे कि कौन से डिफरेंट टास्क है जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, और वो टास्क हैंडल करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए आपको कौन से इंटरफेसेस दिए हुए हैं। ये बेसिक आपका पूरा आर्किटेक्चर हो गया। जैसे अगर मुझे मनी विड्रॉ करना है तो एक एटीएम का इंटरफेस कैसा रहेगा, अगर मुझे आईएमपीएस सर्विस यूज करना है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए, तो उसके लिए आपका इंटरफेस बैंकिंग एप्लीकेशन पे कैसा हो सकता है। अगर मुझे आरटीजीएस सर्विस यूज करना है तो उसके लिए हम लोग यूजर इंटरफेस सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना। एंड जब कभी अगर ये देखो स्टार्ट टू एंड तक आपको दिख रहा है, नीचे बेस जो है वो मैसेज सर्विस है, मतलब वेन एवर वी ट्राई टू अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, एक मैसेज जो है वो एक लेयर से दूसरी लेयर को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एंड ऊपर जो भी डिस्कस किया ये उसके की पॉइंट्स है। सो आर्किटेक्चरल मॉडल एंड एवरीथिंग क्या क्या रहेगा वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स वही है, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, वेरी सिंपल, वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे है। तो इसके बाद में हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, दैट इज यूजर इंटरफेस डिजाइन। यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल है, आप कितना भी कॉम्प्लेक्स आपका सिस्टम रहेगा, यूजर इंटरफेस अगर सिंपल है तो यूजर कैन इजीली गेट द एक्सेस ऑफ इट, वो यहाँ पे दिया है। सो आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव यूजर्स, क्रिएट अ डिजाइन फॉर अ स्टोरी, क्रिएट एन ओवरऑल स्केच, एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग जो है वो चलेगा। सो यहाँ से हम लोग फीडबैक लेंगे उनके पास से, इफ दे फाइंड योर सिस्टम और सॉफ्टवेयर इज इजी और यूजर फ्रेंडली तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, वापस उसके अंदर चेंजेस करेंगे। सो अब यूजर इंटरफेस क्यों जरूरी है, बहुत सिंपल है। जीयूआई आपको लॉगिन, साइन अप, कोई ऑप्शंस जो भी मिलता है वो कैसे मिलने चाहिए, वो कितने सिंपल होने चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों का फोकस रहेगा। सो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ पे क्या बोला है, वाई शुड यू केयर अबाउट द इंटरफेस डिजाइंस। नाउ इंटरफेस में इनकंसिस्टेंसी नहीं आना चाहिए। इनकंसिस्टेंसी मतलब कोई एक लोकेशन पे आपके जो फंक्शंस है, आपका जो लेआउट है वो अलग है और दूसरे फंक्शन पे आपका लेआउट अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखो कि अगर आप ट्विटर, फेसबुक, ये कुछ भी अगर देखेंगे, स्टार्ट टू एंड उनके जो भी लेआउट्स है वो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे अभी जोमेटो, स्विगी, ये सारे चीज़ों का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन जोमेटो बाय डिफॉल्ट अगर मैं आ रहा हूँ तो वो आपको बहुत सिंपल डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है ये वेबसाइट के बारे में, तो उसने सबसे पहले क्या बोला कि अगर मैं जोमेटो पे आऊंगा तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, आप डायरेक्टली कोई एक रेस्टोरेंट, कोई एक डिश, कुछ भी एक सर्च कर सकते हैं। अब देखो ये जो सर्च बटन है ये गूगल जैसा है, मल्टीपल टेबल्स के साथ ये लिंक्ड है। जैसे अगर मैं गूगल पे जा रहा हूँ एंड इफ आई ट्राई टू सर्च समथिंग, इफ आई ट्राई टू सर्च अ कॉलेज, तो अब गूगल आपको क्या कर रहा है, मल्टीपल डेटाबेस में से कॉलेज फाइंड आउट करके दे रहा है। यहाँ पे वो आपको मैप सर्विस भी दे रहा है, न्यूज भी बता रहा है, वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीजें बताएगा, है ना। इफ आई गो टू इमेजेस तो खाली कॉलेज के इमेजेस आएंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम वे जब आप जोमेटो का ये सर्च ऑप्शन यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे अभी सिर्फ आपको ये रेस्टोरेंट सर्च करने में हेल्प नहीं करेगा, इट ऑल्सो हेल्प टू सर्च एनी स्पेसिफिक डिश, या फिर अगर सपोज मुझे कोई पब्स या ऐसा कुछ फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे क्लब्स है, तो वो भी मैं डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। अब वो साथ में यहाँ पे देखो मैं कौन से प्लेस पे सर्च कर रहा हूँ। तो सपोज मुझे चाहिए कि मेरा जो जीपीएस लोकेशन है उसके बेस पे सर्च करो, वो यहाँ पे हो सकता है। मैं यहाँ पे वो सिटी नेम जो है ना बाय डिफॉल्ट आ रहा है, उसको चेंज करके मैं यहाँ पे दूसरा सिटी भी ऐड कर सकता हूँ।
सो अब देखो ये कितना यूजर फ्रेंडली है। अगर एक कोई छोटा बच्चा भी अगर यूज करेगा ना तो उसको भी पता चलेगा। जैसे अगर मुझे सपोज पिज्जा ऑर्डर करना है, सो आई जस्ट टाइप पिज्जा हियर। तो ये आपको यहाँ पे पिज्जा के जो भी आउटलेट्स है उसका रेटिंग ये वो, ये देखो टाइप करने के बाद में मैंने एंटर नहीं किया है, यहाँ पे ही वो बता रहा है विदाउट गोइंग टू दैट प्लेस। दिस इज द बेनिफिट, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ मुझे कोई पंजाबी फूड रिक्वायर्ड है, सो जैसे मैं यहाँ पे पंजाबी फूड अगर लिखूंगा, सो अगेन यहाँ पे कोई ना कोई वो ऑप्शन मुझे देगा कि कहाँ कहाँ पे पंजाबी फूड अवेलेबल है विदाउट एंटरिंग। दिस इज व्हाट वी मीन बाय GUI, इतना सिंपल वे में प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात, अब ये फूड ऑर्डरिंग ऐप है, मुझे तो यही पता है, उसके आगे ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसने क्या किया स्टार्टिंग में ही, ये देखो आपको बता दिया यू कैन ऑर्डर फूड ऑनलाइन, गो आउट फॉर अ मील, नाइट लाइफ के लिए जाना है वो, और हम लोगों का प्रो सर्विस अगर चाहिए जिस पे आपको अलग अलग डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो ये एक ही पेज पे आपको सारी चीजें दे दी है उसने। अपना पूरा जो एप्लीकेशन है वो सब कुछ ये 4 पार्ट में उन्होंने मेंशन कर दिया। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। इसको यूजर फ्रेंडली बोलते हैं, दिस इज द GUI। जो कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत है यहाँ पे, ये जो एप्लीकेशन बना है विच इज वे सिंपल कंपेयर टू स्विगी। अब देखो ये स्विगी है, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे मैं सिर्फ फूड ऑर्डर कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे बताएगा देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, कोई कोई प्लेसेस है जो कस्टमर के फेवरेट है ना, बेस्ट इन टाउन है कुछ, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको फूड ही बता रहा है। तो अगेन ये भी सिंपल है, देखो ये जोमेटो जैसे आपको प्लेसेस नहीं बता रहा है ना, आपको डायरेक्टली कुछ फूड बता रहा है कि ओके अगर मैं मॉर्निंग में अगर यहाँ पे अगर अवेलेबल हूँ तो मॉर्निंग में जो भी पीपल whoever visits at फूड ऑर्डरिंग, दे ट्राई टू ऑर्डर समथिंग जहाँ पे वो अपना ब्रेकफास्ट टाइप चीजों के लिए वो यहाँ पे विजिट करते हैं। तो इसके लिए देखो आप जब कभी अगर देखेंगे सो मॉर्निंग टाइम में आपको ये मॉर्निंग के जो हम लोग के फूड रहेंगे ब्रेकफास्ट के लिए वैसा फूड बता रहा है, डोसा। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सम अदर सच टाइप ऑफ फूड्स, है ना। अब यही सेम अगर मैं डिलीवरी टाइमिंग के हिसाब से देखूंगा, ये मुझे फेच करके बता रहा है। देन उसके साथ में अगर मैं बता रहा हूँ कि ओके अगर 2 लोग हैं उनका कॉस्टिंग कहाँ पे ज़्यादा कम हो रहा है उसके हिसाब से बताएगा, रेटिंग्स के हिसाब से बताएगा। सो अब ये 2 एप्लीकेशंस सेम ही है, लेकिन वो दोनों अपने अपने सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को बेस्ट वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे ये जो है ना गो आउट फॉर मील, ये कंसेप्ट स्विगी में नहीं है, तो वो उसने नहीं दिया, ये खाली फूड ऑर्डरिंग के लिए यूज हो रहा है। तो वो आपको चीज़ें वही वे में फिल्टर आउट करके बता रहा है। लेकिन जोमेटो क्या बोल रहा है कि भाई आप फूड ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक ही सर्च बटन दिया हुआ है। आपको अगर कोई होटल ढूंढना है उसके लिए भी एक ही सर्च बटन दिया है। आपको अगर कोई एक नाइट क्लब्स अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी एक ही सर्च बटन दिया है, मल्टीपल सर्च ऑप्शंस नहीं है। अब ये कंफ्यूजन कब होगा, जब आई ऐड मल्टीपल सर्च ऑप्शंस हियर, सो जिससे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एक ही हम लोग के पास एक ही हम लोग के पास एप्लीकेशन है और उसमें 4 अलग अलग सर्च ऑप्शंस दिए हैं। सो अब इन्होंने बैकएंड में अगर आप देखेंगे, सो ये बैकएंड में वी हैव वन डेटाबेस, वन कंप्लीट डेटाबेस फॉर फूड ऑनलाइन वाला, जहाँ पे हर एक रेस्टोरेंट्स कौन से फूड्स ऑर्डर कर रहे हैं वो है। दूसरा हम लोग के पास बहुत बड़े सेट ऑफ डेटा रहेंगे जिसमें आप रेस्टोरेंट्स के बारे में, होटल्स के बारे में आप डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अलग डेटाबेस है। नाइट लाइफ अलग डेटाबेस है, एंड ये अलग पार्ट है। और ये चारों को हम लोग यहाँ पे एक ही सर्च ऑप्शन से सर्च कर सकते हैं, ये आपका बेनिफिट है। देन उसके नीचे यहाँ पे देखो ये कलेक्शंस दिए हुए हैं। अब ऐसा कोई कलेक्शंस जो है ये आपको स्विगी में नहीं मिलता है, जहाँ पे वो आपको क्या बता रहे हैं, न्यूली ओपन फ्यू प्लेसेस, अगर कोई एक रोमांटिक डिनर पे या कहीं पे जाना है ना, ट्रेंडिंग दिस वे कि कौन से सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे इस बार, एंड कोई एक बार या कुछ अगर अवेलेबल है तो। और उसी के सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, किस पे डिस्काउंट ज़्यादा है,
कस्टमर के फेवरेट्स कौन से हैं, उसके साथ में कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत प्रॉपर मेंटेन कर रहा है, या फिर आपके प्लेस पे कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स है ना। और उसके साथ यहाँ पे ये जो फिल्टर प्रोवाइड कर रहा है वो फिल्टर आपको वहां पे नहीं मिलेगा। सो देखो दोनों अपने कस्टमर्स को अलग अलग वे में बेस्ट यूजर फ्रेंडली वे में चीजें प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। अब दोनों का सम एट फ्यू स्पेसिफिक लेवल, दोनों का जो डोमेन है, वर्किंग डोमेन, वो एक कोई पार्ट पे तो सेम है, दोनों फूड ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये जो फूड ऑर्डरिंग पैटर्न जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे आपको ये जो चीज दे रहा है ना यहाँ पे, ये आपको स्विगी में नहीं मिल रहा है। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके विच आर द प्लेसेस एट जू और लोखंडवाला, तो यहाँ पे अभी वो क्या बताएगा कि आपको यहाँ पे डिलीवरी रिक्वायर्ड है या फिर बाहर जाना है ना, या फिर आपको नाइट लाइफ के लिए यहाँ पे ये प्लेस पे जाना है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे वो आपको अलग अलग ऑप्शंस देंगे। अगर डिलीवरी रिक्वायर्ड है उसके ये ऑप्शंस है, बाहर जाना है तो उसके लिए अलग से आपको ऑप्शंस आ गए, जू के रेस्टोरेंट्स आ गए देखो यहाँ पे। अब वो रेस्टोरेंट्स पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली टेबल बुक करने का ऑप्शन आ रहा है, क्या टाइम पे ओपन होगा, अप्रोक्स अगर 2 लोग अगर जाते हैं वहां पे तो उसके क्या प्राइसेस रहेंगे वो बता रहा है ना। वो सेम डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं आएगा। एंड उसके साथ में देखो यहाँ पे ऊपर वापस आपको डिफरेंट फिल्टर्स है, जो फिल्टर्स यहाँ पे ये स्विगी डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है ये पॉइंट पे, वैसे कुछ फिल्टर्स अभी आपको यहाँ पे आ रहा है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विसेज ज्यादा है, लेकिन जस्ट इन 2 क्लिक्स आई रिच टिल दिस लेवल। तो याद रखो मिनिमम क्लिक्स में मुझे आप मैक्सिमम चीजें बता रहे हैं। सो यहाँ पे आई कैन चेक फॉर प्रो ऑफर्स जिसपे 10, 20, 30, 40% कोई डिस्काउंट चलते रहेंगे, ऑनलाइन बुकिंग जिसमें अवेलेबल है, या फिर आउटडोर सीटिंग्स अवेलेबल है रेटिंग के हिसाब से, या कैफे जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, या डिस्टेंस बेसिस पे। सो सपोज मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस बेस पे, तो डिस्टेंस बेस पे वो मुझे यहाँ पे ये वाले रेस्टोरेंट्स बता रहा है। ओके, so that is something which is very important और which is a unique way। अब देखो यहाँ पे वो मुझे अलग से इस पे क्लिक करके देन मैं टेबल बुक करूंगा ये जरूरी नहीं है। आई कैन डायरेक्टली बुक अ टेबल फ्रॉम हियर, है ना। डायरेक्टली यहाँ से मुझे वो सेम ऑप्शन दिया। और देखो यहाँ पे आप ऐड रिव्यू, अभी के लिए वो क्लोज है तो टेबल बुकिंग अभी नहीं हो सकता, है ना। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस उसने डायरेक्ट दिए हुए। सो मतलब मिनिमम क्लिक में मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करना ये हम लोग का मेन ऑप्शन रहता है। और वही हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग यही सेम चीज सीखेंगे कि आप मिनिमम क्लिक्स में मैक्सिमम चीजें कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो as you can see here, we have the same thing is available here as well on this part। okay, अब यहां से हम लोगों का वही पूरा चैप्टर पूरा सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेगा। तो अब आज मैं आपको, चलो आज मैं यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको अभी अगर कुछ डाउट्स रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो गाइस, एनी डाउट्स, एनीवन? नो सर। नो सर। ओके ठीक है। सो